हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? कई सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर आप थोड़ा सा हमें स्टेट पीएससी सर्विसेज के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो यूपी पीएससी एई का नोटिफिकेशन बीच में आया था। उसकी फॉर्म फिलिंग भी हुई जो ख़त्म भी हो चुकी है। और अभी आने वाले समय में सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश एमपी पीएससी एई, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी एई, आरपीएससी एई, बीपीएससी, इन सारे एग्जामिनेशन की भी वैकेंसी नियर फ्यूचर में आ सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन भी है हमारे पास, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो बहुत सारे हमारे पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं जहाँ पर बेसिकली इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट निकल रही है। थोड़ी थोड़ी निकल रही है लेकिन निकलती जा रही है। और अमूमन इतना पता है कि आप ये मान के चलिए कि स्टेट पीएससी के थ्रू जो वैकेंसीज़ है उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 7-8 हज़ार के आसपास वैकेंसी ऑन एन एवरेज एक साल में वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है, सारे स्टेट पीएससी की अगर हम बात करें तो। हम कुछ में एलिजिबल होते हैं, कुछ में एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे अभी गोवा की पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी निकली थी, जहाँ मैकेनिकल वाले बच्चे वही बैठ सकते थे, या फिर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे या सिविल वाले वही लोग बैठ सकते थे पेपर देने के लिए जो कि गोवा रेसिडेंसी के हैं, कि गोवा के क्या हैं, नागरिक हैं। तो ऐसे ही बाकी सब स्टेट्स में कई जगहों पर हमें मौका मिल जाता है बैठने का। जैसे यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया यहाँ पर, या फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ये जनरली अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को बैठने का मौका देता है। इसीलिए हम मोर ओवर अपने इस वीडियो में इन सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बातचीत करेंगे। अभी मेरा प्राइम फोकस यूपीपीएससी पर है, पर ये सारी बातें बाकी सारे स्टेट सर्विस कमीशन पर भी लागू हो जाती हैं। अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो यूपीपीएससी एई ने इस बार भी जो सिलेबस निकाला है, सबसे पहले जो जो सिलेबस निकाला है वो सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में मिलता है। तो ये एक खुशी की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज इज नथिंग बट अ सुपर सेट ऑफ, हम सबसेट ना बोलकर इसे ये बोल सकते हैं, इट इज़ अ सुपर सेट ऑफ गेट एग्जामिनेशन। इसका मतलब जो भी बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है वो ईएससी के पेपर में मोर और लेस 70% अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुका है, 70% तक की प्रिपरेशन उसकी हो चुकी है। एंड क्योंकि यूपीपीएससी एई और इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस काफ़ी हद तक मैच करता है, इसका मतलब हमने यूपीपीएससी एई की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर ली है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को हमेशा गेट लेवल की प्रिपरेशन सबसे पहले करनी चाहिए, तभी वो आगे इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल हो पाएगा। ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। एलिजिबिलिटी का बेसिक मतलब ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। एलिजिबिलिटी का मतलब नॉलेज लेवल पे है, आप कम से कम उतने ज्ञानी तो होंगे कि इन पेपर को क्वालिफाई कर सको। तो ये बात याद रखना। इवन यूपीपीएससी एई का जब प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला था, ठीक है, इस बार 13 दिसंबर के आसपास पेपर हुआ था, आपको याद होगा। उससे पहले मैंने कितनी बार ये बात कही थी कि यूपीपीएससी एई या किसी भी स्टेट लेवल पीएससी एग्जामिनेशन में आप दो बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आप सिर्फ यूपीपीएससी के बारे में बात करें। जस्ट अ सेकेंड, इसमें इमेज का एक इशू आ रहा है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ कुछ सेकेंड के लिए। चलिए तो बात कर लेते हैं आगे। अगर हम किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो वहाँ का मोर और लेस सिलेबस जो है वो गेट से मिलता जुलता ही होता है। अगर आपने गेट की तैयारी अच्छे पैमाने पर करी है तो आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने जितनी नॉलेज बहुत अच्छे से रखते हो। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, वो अलग हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बट थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर यूपीपीएससी पर हल्का सा जो मेरी टिप्पणी है वो कर देता हूँ। देखिए, यूपीपीएससी एई में दो पेपर होने वाले हैं आपके टेक्निकल की, अगर हम बात करें एई की, अगर हम बात करें तो यहाँ दो पेपर आपके टेक्निकल के होंगे बेसिक भाषा में।
चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं या मेरा मोड पेपर 2 की बात करने का हो, पेपर 1 या पेपर 2 की बात करूं, ठीक है। एक बात याद रखना, इन दोनों पेपर के अंदर लास्ट ईयर का जो मेरा सजेशन था वो यही था कि अगर आप इन दोनों पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको दो ही मोड अपनाने हैं, ज़्यादा कुछ मेहनत करना ही नहीं है। सिंपल से सिंपल आपको गेट और ईएसई के पीवाईक्यूज पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, पूरे पूरे चांसेस हैं कि गेट पीवाईक्यूज पर फोकस कीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज पर फोकस कीजिए, और अगर फिर भी आपके पास समय बचता है, फिर भी आपके पास समय बचता है, तो आप तीसरा जो नया तरीका अपना सकते हैं वो ये है कि आप अदर स्टेट पीवाईक्यूज भी फॉलो कर सकते हैं। अदर स्टेट पीवाईक्यूज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेम चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप पेपर 2 के लिए भी इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि हम लोग क्या करें और सर गेट के पीवाईक्यूज का क्या महत्व है, तो ये बात देख लीजिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी एई का पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी एई का पेपर अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसका एनालिसिस मैंने पहले भी बहुत डिटेल में किया था और यहाँ पर भी हम लोग पेपर को एक बार उठाकर देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी एई पेपर में अगर मैं एनालिसिस करता हूँ, जो बहुत बेसिक एनालिसिस है वो ये है कि यूपीपीएससी एई ने यूपीपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर में लगभग लगभग 30% क्वेश्चन जो थे, 30% क्वेश्चन वो गेट बेस्ड थे। These were gate based questions. 30% questions were gate based questions, out of which nearly 10 to 15% और 10% were direct repeated। 10% के आसपास लगभग लगभग रिपीट ही हुए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दे वर रिपीटेड, ठीक है। मैंने बोला था कि आपके नॉन कन्वेंशनल टॉपिक जैसे कि मेकाट्रॉनिक्स हो गया, ये इसके बारे में बच्चा काफ़ी पूछ रहा था, मेकाट्रॉनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस हो गया जो कि गेट में अमूमन उतना डिटेल में नहीं आता है, मटेरियल साइंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, पावर प्लांट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हो गया, मेंटेनेंस वाला टॉपिक हो गया आपका, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी हो गया, एंड अदर देन दैट वी हैव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, यानी कि ये हमें गेट में नहीं पढ़ने होते हैं उतने डेप्थ पर जाकर। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें लगभग 70% क्वेश्चंस वर रिपीटेड, 70% क्वेश्चंस वर रिपीटेड फ्रॉम ईएससी, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से डायरेक्टली रिपीटेड थे, ईएससी के पीवाईक्यूज ही थे। अभी हम लोग देखेंगे कुछ, मैं क्वेश्चंस आपको एग्जांपल के तौर पर भी बताऊंगा, ताकि ये बेसिक बात जो मैंने बोली है, ये जो खाका मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात कितनी सच है ये आपको समझ में आ जाए। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पीवाईक्यूज को ही अच्छे से देख लिया था तो आपके लिए अधिकतर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। मैंने कम से कम पिछली बार 10 से 15 बार ये चीज़ रिपीट करी थी कि ईएससी के क्वेश्चन एंड गेट के क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, कुछ नया करने का मत सोचो क्योंकि नई चीज़ें यहाँ पर पूछी नहीं जा रही हैं। उसके अलावा इस सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐड की गई थी, ठीक है। जैसे कि बात अगर करें तो यूपीपीएससी एई ने कुछ और टॉपिक हमारे ऐड किए थे, जिनमें एक दो टॉपिक आपके लगभग लगभग अगर आपको याद हो तो एक कंप्रेसिबल फ्लो को भी उन्होंने ऐड किया था, सुपरसोनिक फ्लो के बारे में बात करी थी, ठीक है। ये इन टॉपिक से एक दो ही क्वेश्चन पूरे पेपर में पूछे गए हैं। ये बात मैंने लास्ट ईयर भी कही थी कि जितने भी बच्चे हैं जो कि ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि सर नया टॉपिक कितना हद तक पूछा जाएगा, तो एक बार याद रखना, जैसे गेट एग्जामिनेशन में होता आया है, अगर किसी को याद हो तो गेट हर साल कुछ ना कुछ नए टॉपिक इंट्रोड्यूस करता है और हर साल कुछ ना कुछ नए टॉपिक रिड्यूस करता है। इन नए टॉपिक से जो भी न्यूली एडेड टॉपिक्स होते हैं गेट में, जितने भी न्यूली एडेड टॉपिक्स आपके रहते हैं गेट के अंदर, उन टॉपिक्स पर पूरे पेपर में आपको लगभग लगभग
2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही मेजरली देखने को मिलते हैं। मार्क्स क्वेश्चंस ओनली, मतलब कि वो लोग ऐड तो कर देते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चन उस साल से ज़्यादा उसके अगले साल ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब अगर आईआईटी बॉम्बे ने कुछ नया ऐड किया होगा सपोज इस साल, तो उस टॉपिक पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल लगभग 30-40% है, लेकिन आने वाले अपकमिंग 1-2 साल में उस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। ये बात याद रखना, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। ऐसा नहीं है कि हमें वो प्रिपेयर नहीं करने, पर हमें उन टॉपिक के पीछे पहले पागल नहीं होना है। वो टॉपिक प्रिपेयर करो, जो जो टॉपिक बोले गए हैं, जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको कहे गए हैं उनको पढ़ो, पर उनसे पहले जो कन्वेंशनल टॉपिक है, कन्वेंशनल खाका है आपका, वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। इस बात को याद रखो हमेशा। जब भी आप कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करो, मैं यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं अबाउट यूपीपीएससी एई, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन का बेसिक हमेशा गेट से शुरू होता है। तो एटलीस्ट कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन देने से पहले आपकी गेट के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगभग लगभग 3-4 बार प्रिपेयर हो जाते हैं। अब प्रिपरेशन का बेसिक मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें रट रहे हो, आपका मतलब ये है कि आप उस क्वेश्चन को देखकर उस जैसे क्वेश्चन की कामना कर सकते हो। उस जैसे क्वेश्चन को अगर आपको मिल जाता है डेटा चेंज करके या हल्का सा भी फॉर्म चेंज करके, तो आप क्वेश्चन पहचान जा रहे हो, उसे हम लोग प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है। गेट के बाद आपका हमेशा अगला फोकस, योर नेक्स्ट फोकस शुड बी ऑन इंजीनियरिंग सर्विसेज पीवाईक्यूज। इंजीनियरिंग सर्विसेज पीवाईक्यूज, ठीक है। और यहाँ पर आपका मेन फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए नॉन कन्वेंशनल टॉपिक पे, जो कि एक्स्ट्रा आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं फॉर योर पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग वैसे टेक्निकल में भी पढ़ते हैं, पर अगर आप देखोगे तो इन्हीं टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है जीएस के अंदर। आप इन्हें जीएस के अंदर भी पढ़ोगे, आईसीटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आईसीटी को साइंस एंड टेक के नाम से डाला जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ पोर्शन आपका वही आ जाता है जो हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अलग ही फील्ड है, उसमें और कई सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के अगर आप बैलेंस क्वेश्चन पे फोकस करते हो, तो चीज़ें आपकी पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। इस बात को याद रखना। इस पर सबसे ज़्यादा आपको इनके पीवाईक्यूज पर भरोसा रखना है। इनके पीवाईक्यूज पे जिनकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, जिनके पीवाईक्यूज, इनके पीवाईक्यूज पर अगर आप बैलेंस्ड फॉर्म में आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, या इनकी प्रिपरेशन आपकी अच्छी खासी तैयार है, तो आप स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन जो भी है, एसपी जो भी हम इनको बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। एक बात याद रखना कि सपोज आपका, अगर मैं पेपर एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि 1000 नंबर का पेपर है, 1000 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, ये हम एक वर्ड में ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें अपने हिसाब से, अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अलग अलग पेपर मार्किंग होती है, अलग अलग मार्क्स होते हैं। कहीं पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कहीं पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कहीं पर तो वो 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन रखते हैं। तो डिफरेंट सिनेरियोज में हम लोग डिफरेंट तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। अगर आपका पेपर लगभग लगभग 1000 मार्क्स का है, सो याद रखना 60% ये आपकी हमेशा कट ऑफ रहती है। 60% कट ऑफ रहती है आपकी, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। ये लास्ट ईयर ही बढ़ी है, इससे पहले तो हम लोग 50 से 55% कहा करते थे। मैंने उस समय भी कहा था कि लगभग 60% से 65% आपका टारगेट रहना चाहिए, और मेरे कई सारे स्टूडेंट इसी परसेंटेज को अपना टारगेट बना के चले, और उनमें से 1-2 का तो सिलेक्शन भी बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ। तो 60% के आसपास लगभग कट ऑफ रहती है। तो ये बात याद रखना, सब कुछ पढ़ लेना इज नॉट नेसेसरी, यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर 60%। ठीक है, मैं कुछ सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंसेस भी लिख देता हूँ। अब मैं यूपीपीएससी एई की तरफ ही फोकस कर रहा हूँ। तो एक बात याद रखना, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इजी रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो है रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स। रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स, रीज़न ये है कि इन सब्जेक्ट के टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे। यू विल फील कि यार यहाँ पर टॉपिक बहुत ज़्यादा है, वेराइटी बहुत बड़ी है। जैसे मेकाट्रॉनिक्स में हमारे को काफ़ी चीज़ें देखनी है। सेंसर्स हो गया, हमें हमें सेंसर्स देखने हैं, यहाँ हमें एक्चुएटर्स देखने हैं,
हमें एक्चुएटर्स देखने हैं, या अगर हम लोग और बेसिक भाषा में बात करें तो हमें माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर देखना है, हमें यहाँ पर पीएलसी देखना है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल डिवाइसेस देखने हैं, पीएलसी डिवाइसेस देखने हैं, या फिर हमें कंट्रोल सिस्टम देखना है। इतने सारे वैरायटी टॉपिक्स जिसमें से मैक्सिमम टॉपिक वो है, ठीक है, जो कि हम लोगों को पढ़ने भी नहीं होते, हम लोग पढ़ते भी नहीं है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड पीएलसी, ये कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, ये कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए टॉपिक हैं। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, ये जो टॉपिक है आपका, ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा जाता है इसको, पर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं बहुत बेसिकली। सेंसर्स का बहुत सारा हिस्सा ऐसा आएगा जो कि आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ते हो, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चे पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन सिर्फ एक एक्चुएटर एक ऐसा पोर्शन है जो कि कोर मैकेनिकल टॉपिक में आ जाता है। ओनली एक्चुएटर ऐसा है जो मैकेनिकल प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है, मैकेनिकल प्लस इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है। बाकी चीज़ें लगभग लगभग हमारी पहुंच के बाहर है। तो जब इतना वैरायटी वाला सिलेबस जहाँ पर होता है, वहाँ पर सामने वाले पर क्वेश्चन पूछते वक्त एक छोटा सा उसके मन में जो डाउट रहता है वो ये है कि क्या मैकेनिकल वाला बच्चा इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा या समझ पाया होगा, क्या इसे एक आम बच्चा, ठीक है, सॉल्व कर सकता है। एक बात याद रखना, पेपर बनाते वक्त जो भी पेपर बनाने वाला है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, उसकी टेंडेंसी हमेशा ये होती है कि पेपर में एटलीस्ट 60% पेपर ऐसा हो कि इसे एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल बीटेक स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता हो। हाँ, वो एक अलग बात है कि आज के बीटेक स्टूडेंट में और आने वाले और पिछले 10-15 साल पहले के जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर रह चुका है। ऑनलाइन के चक्कर में तो और चीज़ें बिगड़ भी गई हैं, ठीक है, इसीलिए हम विजुअलाइजेशन के चक्कर में फील करने वाली चीज़ें भूल चुके हैं, ठीक है। बीटेक इज़ नॉट अबाउट विजुअलाइजेशन, इट इज़ अबाउट इमेजिनेशन। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इमेजिनेशन होगी उतनी ही बेटर आपकी इंजीनियरिंग होगी, कि आप इमेजिन कर पाओगे कि ऐसे से ऐसा हो सकता है। आपकी इमेजिनेशन गलत होगी तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमें विजुअलाइज ही कोई करवा दे कि यार ये ऐसा ही होगा, तो हमारी सोच उसी जगह पर रुक जाएगी। एक बार याद रखना, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इंजीनियरिंग इज अबाउट इमेजिनेशन, नॉट अबाउट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपके, अगर हम लोग ये बोलें तो हमारी सोच को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किसी घोड़े के आँखों पर पट्टी बांध दी जाए, ठीक है, और या फिर उसके ऊपर एक ऐसी पट्टी बांधी जाए कि उसे सीधा ही देखना पड़े। तो विजुअलाइजेशन वो कंसेप्ट है, विजुअलाइजेशन कंसेप्ट से हमें चीज़ें दिख जाती है और हम उसके आसपास का कुछ नहीं देख पाते, हम उसके आसपास का सोच नहीं पाते। और जहाँ पर हमारी सोच ही खत्म हो गई, जहाँ हमें दिख ही गया, वहाँ हम आगे का सोचने की कोशिश भी नहीं करेंगे और हमारी नॉलेज लिमिटेड लेवल पर रुक जाएगी। इसीलिए विजुअलाइज कंसेप्ट्स आर मोर डेंजरस फॉर द अपकमिंग इंजीनियर्स, ठीक है। इमेजिनेशन मेक्स यू मोर बेटर, है ना। तो ये बात याद रखना, इमेजिनेशन ज़रूरी रहता है। तो अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर वो नॉर्मल बीटेक की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच जो है वो लगभग आज से 15 साल 20 साल पुरानी है, जब वो इमेजिन करके चीज़ों को समझा करते थे, फील लेकर चीज़ों को समझा करते थे, ना कि देख कर, ठीक है। देखने के लिए चीज़ें वैसे भी कम होती थी, तो उनको देख कर बना रहे हैं। लगभग लगभग 20% पेपर जो है यहाँ पर हम लोग, ये पेपर ईजी बनने वाला है उनके रेफरेंस पे, मगर आज के इंजीनियर्स के लिए ये लगभग लगभग एक मॉडरेट पेपर होगा, मॉडरेट पेपर होगा। पुराने ज़माने के लोगों के लिए इजी है, हमारे लिए मॉडरेट है, क्योंकि हम उतना विजुअलाइज नहीं करते, हम चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो बाकी जो लगभग लगभग आपका 30% पेपर होता है, ये पेपर उनकी नज़र में एवरेज होता है, उनकी नज़र में ये पेपर एवरेज है, और लगभग लगभग 10% पेपर जो बचा हुआ रह जाएगा वो हार्ड बनाते हैं उनके लिए जो सुपर जीनियस है, ठीक है। ये आपका मतलब, इसे आप ये बोल सकते हो दिस इज हार्ड, ठीक है। हमारा टारगेट इस मॉडरेट को लगभग लगभग 60% क्रैक करना है। इस मॉडरेट में हम लोग अच्छा कर लें और इधर अच्छा कर लें तो हमारा काम निकल जाएगा।
मैकाट्रॉनिक्स का लास्ट ईयर का पेपर भी ये चीज़ सजेस्ट कर चुका है कि मैकाट्रॉनिक्स विल बी ऑन अ लाइटर नोट। मैकाट्रॉनिक्स विल बी ऑन अ लाइटर नोट। इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस अगर हम पेपर की बात करें तो इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़कर ही मैकाट्रॉनिक्स के लगभग सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड बेस्ड रहे हैं। मैकाट्रॉनिक्स का लगभग लगभग पेपर एप्टीट्यूड बेस्ड रहा है। अगर आपको हल्का फुल्का ज्ञान है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि एक दो चीज़ें थी जो कि थोड़ा एब्रीविएटेड फॉर्म में उन्होंने पूछ ली, जो कि फैक्चुअल, जो कि हम ये बोल सकते हैं फैक्ट बेस्ड रही हैं। लगभग लगभग मैकाट्रॉनिक्स का 60 to 70% पेपर वही रहा है जिसमें हम लोग या तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे रही हैं जो हमेशा रहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया वो हार्ड हैं। वो या तो फैक्ट बेस्ड होंगे या फिर इतना ज़्यादा डेप्थ में घुस जाएंगे कि आप उसे नहीं पकड़ सकते। जैसे इसी साल कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन सिंपल था, वो बेसिक भाषा में कहा जाए तो थोड़ा सा हार्डर नोट में इसलिए चला गया कि वो प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग एंड सेंसर्स का एक मिली भगत थी। तो थोड़ा सा हार्ड पड़ गया, जिसके अंदर हमसे सेटलिंग टाइम के बारे में बात कर ली गई। तो यहाँ से कुछ नए स्कोप भी खुल गए कि अगर इस साल वो सेटिंग टाइम तक पहुँच चुके हैं तो राइजर टाइम या फिर और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम्स होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं सीएस में, या सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस में जो भी टाइम कैलकुलेशन है, जो टाइम वेरिएशंस हैं, उनके बारे में आपको बात करनी पड़ सकती है। बट वो एक एक्स्ट्रा नोट उन्होंने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया वहाँ पर, कि अब हम इस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हो। मगर अगर हम वही बात करें यूपीपीएससी ए में, तो वो चीज़ें छूना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक बात याद रखो, चीज़ों को समझो। सबसे ज़्यादा सिंपल टॉपिक आपके लिए रोबोटिक्स मैकाट्रॉनिक्स रहने वाला है। अदर देन दैट रिन्यूएबल, जितने भी नॉन टेक्निकल टॉपिक्स जिसे हम बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर बाकी फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम मेरे हिसाब से सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, तो स्टडी सीक्वेंस मेरे हिसाब से फॉर मैकेनिकल गाय, स्टडी सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, आपका प्राइम फोकस जिन टॉपिक्स पे होना चाहिए सबसे ज़्यादा, दैट इज़ योर, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज़ इंजीनियरिंग मटीरियल्स। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि इससे आपको लगभग 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं इस साल भी सेम प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिपरेशन टॉपिक या तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ले सकते हो आप, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ले सकते हैं आप, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से आप रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स में एंटर करें, ये सबसे बेस्ट सीक्वेंस रहेगा। और प्रॉब्लम्स भी आप इन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा इनसे पूछे जा रहे हैं, अच्छा टॉपिक है। वहीं अगर मैं थर्मल साइड से एंट्री की बात करूँ, तो थर्मल साइड से HMT या फिर हीट ट्रांसफ़र पर लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा फोकस रखा गया है। HT पर अमूमन अच्छा फोकस ESE भी रखता है। ESE का जो मेजर टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जो मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर प्लॉट होल्स हैं, वो हमेशा की टॉपिक्स रहे हैं, जैसे पावर प्लांट। ESE का हमेशा मेजर फोकस की फोकस रहा है पावर प्लांट के ऊपर, इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि मटेरियल साइंस के ऊपर। इसके अलावा ESE का फोकस रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। लेटली देखने को मिला है कि पहले 1-2 साल RSC से 1-2-2-3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन वो वूपिंगली 13-15 तक पहुंच गए। तो नॉन कन्वेंशनल साइड उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया है। रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स ऑलवेज ऑन अ वेरी गुड नोट। अगर हम बात करें रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स में भी, मैकाट्रॉनिक्स फॉर योर प्रीलिम्स एंड रोबोटिक्स फॉर योर मेंस, ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। सो मैकाट्रॉनिक्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस आपको, 10 प्लस क्वेश्चंस आपको मैकाट्रॉनिक्स से ESE में देखने को मिल जाएंगे। तो ये की फोकस एरिया रहा है हमेशा। इसके अलावा ESE का की फोकस एरिया FM/HM रहा है। मतलब एक साल वो FM पर काफ़ी फोकस करते हैं, दूसरे साल वो HM पर ज़्यादा फोकस करने बैठ जाते हैं, हाइड्रोलिक मशीनरी पर घुस जाते हैं। तो ये सेम सिनेरियो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, और हमने देखा भी लास्ट ईयर के पेपर ने काफ़ी हद तक हमें ये बताया कि उनका फोकस भी इन्हीं टॉपिक्स पर गया, जिसमें FM, HM, HMT, ये टॉपिक्स, HMT तो काफ़ी हद तक देखा गया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, HMT में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए।
अगर आप देखेंगे तो मटेरियल साइंस भी बीच बीच में आपको काफ़ी देखने को मिला, लगभग 6-8 क्वेश्चन की मैंने वादा किया था, 6-7 क्वेश्चन मटेरियल साइंस से पूछे गए। मैकाट्रॉनिक्स से लगभग 4-5-5-6 अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अभी हम पेपर को देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी और पता चल जाएगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो कितने हद तक सही है। तो ये मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, दिस इज पेपर नंबर 1। अगर हम पेपर नंबर 1 की बात करें तो पेपर नंबर 1 में आपको मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको मटेरियल साइंस के बारे में कहा था, तो थोड़ा थोड़ा हम मटेरियल साइंस के बारे में इधर भी देखते जाएंगे। सो आप यहाँ से शुरू कीजिए, ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको पेपर में थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज भी यहाँ पे मिल जाएगी। मेडिजी का ले रहा हूँ मैं क्योंकि आई एम अ फैकल्टी ऑफ मेडिजी टीम, सो आई कैन शो दिस पेपर हियर। तो अगर आप पेपर की बात करेंगे, पेपर में लगभग 25 क्वेश्चन के बाद चालू होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल काफ़ी अच्छे लेवल पे इस बार भी पूछा गया, लेकिन अगर आप नीचे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप देखो तो आपको बहुत साफ तरीके से प्रीवियस ईयर के इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन दिख जाएंगे। जैसे ये मटेरियल साइंस, सॉरी ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आपका क्वेश्चन आया था, मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन इज एनालाइज्ड बाय, ये ईएससी का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन पर्टन सीपीएम नेटवर्क द डमी एक्टिविटी, ये जो क्वेश्चन है ये गेट में भी पूछा जा चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू है ये, ठीक है। द फॉलोइंग मेजरमेंट आर कैरीड आउट बाय द इंटरनल स्टेट सेंसर ऑफ एन एंड इफेक्टर। ये जो चीज़ है एंड इफेक्टर वाली, ये बहुत अच्छे से ईएससी के सैम्पल पेपर में दी गई थी। तो आप ईएससी के प्रीवियस सैम्पल पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। ये रोबोटिक्स से पूछा गया पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये ईएससी का पीवाईक्यू है, 2017 में पूछा गया था कि आरएसआईसी का बेसिक मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है। ये सेम क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर उठा दिया, ठीक है। इसके अलावा बात करें, एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे इन्होंने किए हैं। जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये एक डिफरेंट नोट पे ले गए। ये क्वेश्चन आपका रोबोटिक्स का ही है, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा रोबोटिक्स को डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। ये थोड़ा सा अगर हम बोले फैक्चुअल टॉपिक वाइज क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। वैसे ये भी कंसेप्चुअल टॉपिक ही है। क्वेश्चन है विच ऑफ द following provides anti-clockwise and clockwise rotation about the vertical axis of the perpendicular arm। तो आप वैसे इसको थोड़ा बहुत अपने हाथों से देख सकते हो, यू विल फाइंड इट कि यार क्या है, ठीक है। तो बॉडी से रिलेटेड था। इसके अलावा पीएलसी मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के साथ जोड़ा। अगर आप देखोगे तो पीएलसी ऑपरेट्स ऑन फॉलोइंग सिग्नल, इट इज़ अ डिजिटल वन। हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज अगर है तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो पीवाईक्यू के ही हैं या फिर वही हैं जो कि पीवाईक्यू से उठाया गया है, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल कैरीज अ लोड डब्ल्यू एक्स, दैट इज डब्ल्यू नॉट एक्स ओवर द एंटायर स्पैन, द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन द बीम एट एक्स विल बी। ये क्वेश्चन ईएससी का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसा डायग्राम आपने ईएससी के पीवाईक्यू में ज़रूर देखा होगा। ईएससी के पीवाईक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए और मैक्सिमम आपका टॉपिक वहीं से उठाया गया है। मैं अपने क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूँ जिनको मैं जनरली आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने नहीं पूछी हैं, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इन अ थिन स्फेरिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख लो, शायद 2012 या 13 में पूछा गया था। मैक्सिमम सॉन के क्वेश्चन ईएससी के पीवाईक्यूज हैं। ये ईएससी का पीवाईक्यू है, शायद आप लोगों ने इसको देखा हो, सॉल्व किया हो। जिन्होंने ईएससी के पीवाईक्यू किए थे, ये ईएससी का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन गेट का ही है जहाँ तक मुझे याद है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखकर आपको वो चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ यार, प्रीवियस ईयर पेपर को कितने अच्छे से करना यहाँ ज़रूरी है, ठीक है। ये टाइम डिपेंडेंट मटेरियल, इसके बारे में डायरेक्शन डिपेंडेंट मटेरियल, इसके बारे में बहुत डिटेल से ईएससी के पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, जिसमें उसने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को कंपेयर किया था कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ ली जाती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का पीवाईक्यू है। ये क्वेश्चन ईएससी में लगभग 3-4 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ईएससी का पीवाईक्यू है। एटॉमिक रेडियस ऑफ, ये आपका क्वेश्चन आ गया इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, एटॉमिक रेडियस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ए एस। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है,
फैक्चुअल क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितनी बार, लगभग 2 से 3 बार आपका पहले ये पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका गेट पीआई का पीवाईक्यू है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ स्टील इज नॉट प्रेजेंट इन आयरन कार्बन फेज डायग्राम। तो आयरन कार्बन फेज डायग्राम एक स्टेबल डायग्राम है। स्टेबल डायग्राम के अंदर मार्टेनसाइट होता नहीं है क्योंकि सुपर कूलिंग होती नहीं है, मार्टेनसाइट बनेगा नहीं, काम खत्म। ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे सही है हमारे, और डी वाला ऑप्शन गलत बन रहा है, तो यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कितने सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम के बारे में मैंने 1000 बार आपको बताया है, ठीक है, कि ये कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस आपको देता है, प्रोवाइड करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, और क्रोमियम के ऊपर, निकल के ऊपर बहुत बार ईएससी के पीवाईक्यूज में क्वेश्चन है। इवन गेट ने भी क्रोमियम पे क्वेश्चन पूछा था पीआई के अंदर। तो ये ईएससी और गेट का पीवाईक्यू है, देख लो। नीचे चलो, ठीक है, ये अलॉय स्टील की कंपोजिशन है, अगर आपको याद हो। ये क्वेश्चन अभी ईएससी ने जीएस में पूछ लिया था। ये जीएस के सैंपल पेपर में है या पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पर सेम क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील का, ठीक है। यहाँ पर इसने पूछ लिया कि कौन कौन सा हाई स्पीड स्टील बनाता है। हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए हमें मॉलिब्डेनम, ठीक है, हमें टंगस्टन, ठीक है, और हमें वेनेडियम की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कोबाल्ट भी यूज होता है, ठीक है। तो 18:4:1 होता है। 18 देखो, 18:4:1, 12:1, यहाँ पे 4 आ गए ये। तो ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सिंपल भाषा में है। 18:4:1 आपको पता है, ये तो रहता ही है। इसके अलावा मॉलिब्डेनम रहता है और टंगस्टन रहता है। यहाँ देखो, ये मॉलिब्डेनम आ गया, ये टंगस्टन आ गया, ये वेनेडियम आ गया। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड बन गया आपका। तो हमें डिटेल में डिस्कशन नहीं करना, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीवाईक्यू से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द मशीन टूल गाइडवेज, ये प्रॉपर क्वेश्चन आपको, अगर आपको याद हो, मैं वैसे क्लासेस में डिस्कस भी करता हूँ मेरे, और ये प्रॉपर ईएससी का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा चुका है। ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट पढ़ते वक्त हमें पता चलता है कि इट इज़ अ सरफेस डिफेक्ट। लगभग जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के दिखेंगे यहाँ पर, वो मैक्सिमम 80 to 90% आपके कॉपी पेस्ट हैं ईएससी से उठाए हुए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हम लोग नहीं उठा रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कई सारे मेरे ब्रांच के टॉपिक नहीं है और जनरली मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जैसे ये हॉल इफेक्ट सेंसर, ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हॉल इफेक्ट सेंसर इज यूज्ड टू मेजर द फॉलोइंग: पोजीशन ऑफ शाफ्ट, एंगुलर वेलोसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल ऑफ द अबव। बच्चा भी बता देगा। तो क्वेश्चन कैसे आए हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। मेरे हिसाब से अब आपके लिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, ये ईएससी के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूसेस इंक्रीमेंटल मोशन थ्रू इक्वल पल्सेस। बहुत सिंपल, स्टेपर मोटर। ये क्वेश्चन ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्कारा रोबोट इज, बहुत सिंपल है, आपको पता है, इट्स 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। द टेक्नोलॉजी फॉर एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ईएससी का पीवाईक्यू, ठीक है। ऑटोमेशन है इसका आंसर, क्योंकि सबसे मिलके बना हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको मैक्सिमम रिपीट होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कर लो। इंजीनियरिंग, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो अगर आप देखोगे, ये सब पीवाईक्यूज हैं, दे आर, ये आपका गेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये इंजीनियरिंग सर्विसेज, और ये भी गेट का पीवाईक्यू है, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप कोई भी किताब उठा लीजिएगा, आपको गेट की कोई भी, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की वर्कबुक है, आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मिलेगा ये। तो जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि यूज़ किए गए हैं, जो कि पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, वो आपके ईएससी और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो इस बात पे आप प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिए, टेंशन मत लीजिए और फालतू चीज़ों में अपना दिमाग मत ख़राब कीजिए कि सर हम क्वेश्चन यहाँ से भी कर लें, वहाँ से भी कर लें। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपका मेन फोकस जो है, दैट शुड बी ऑन ईएससी पीवाईक्यूज, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट पीवाईक्यूज। जितनी ज़्यादा बार इन पर फोकस करोगे, आपका लगभग पेपर में क्रॉस कर जाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। मेडिजी ने अभी टेस्ट सीरीज इसकी लॉन्च भी कर दी है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते रहिए, ठीक है। आपका की फोकस 2 ही टॉपिक पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एक होना चाहिए आपका जनरल स्टडीज़ पे, एंड दूसरा फोकस हिंदी पे करिए यार, क्योंकि हिंदी ने कई लोगों की नैया डुबाई है पिछली बार। मतलब मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने
जिन्होंने सही में टेक्निकल में 80% स्कोर किया था। टेक्निकल में वन ऑफ माई स्टूडेंट हु स्कोर्ड 80% इन टेक्निकल, लेकिन हिंदी ने उसकी नैया डुबा दी। मैं सही बोल रहा हूँ, इसमें मैं सीधा शब्द बोल रहा हूँ, डुबा दी। ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मैं ही आपको हिंदी पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने पहले कई सारे 1-2 लेक्चर्स ले रखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हिंदी भी पढ़ाऊँ, तो मैं चालू कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर मेरे ही चैनल पर हिंदी की क्लासेस में स्टार्ट कर सकता हूँ। बाकी मुझे कोई इशू नहीं होगा। बाकी टेक्निकल तो मैं नहीं ले सकता बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद मेड इजी टीम। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मैं आपको इन टॉपिक्स में थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ। अगर आपको लगता है तो इन पर थोड़ा सा फोकस करिए, जीएस और हिंदी पर फोकस कीजिए। जीएस के लिए मैं आपको अभी भी एक बात बता दूं, जीएस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपका हमेशा फोकस चीज़ें पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर टेस्ट पर फोकस कीजिए, टेस्ट देते रहिए। इवन फॉर टेक्निकल मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की प्रिपरेशन लगभग लगभग आपको लगता है कि पूरी है या गेट की भी पूरी है, तो टेक्निकल का टेस्ट देना चालू कर दें। जीएस की तो मैक्सिमम प्रिपरेशन आपकी टेस्ट से ही होगी, ये बता रखना। मतलब अगर आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर लो, किसी से भी पढ़ लो, कोई भी टीचर अगर आप ले लो, तो वो आपको लगभग लगभग 50-60% चीज़ें ही सिखा पाएगा। बाकी बची हुई चीज़ों को सीखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही एक इम्पॉर्टेंट सार है। एक बात याद रखिए कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा की फोकस कर दीजिए। अगर आप सही में क्वेश्चंस के लिए भाग रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के क्वेश्चन हमेशा हर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए स्टैंडर्ड रहते हैं, उनसे बाहर वो कुछ नहीं पूछता। हाँ, स्टेट सर्विसेज में थोड़ा सा इशू आ जाता है कि जब वो कुछ ज़्यादा ही फंडामेंटल डेप्थ में चला जाए तो ऐसा लगभग 10 से 15% क्वेश्चन में आपको दिखेगा। सो बाय दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, होपिंग सो कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग एक वीडियो बहुत जल्दी पब्लिश होने वाला है। ये कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और क्या रहना चाहिए तरीका। अभी मेरा एक इन्वेस्टमेंट था जिसमें 10% मुझे इंक्रीमेंट दिखा है, लगभग 4-5 हज़ार का इंक्रीमेंट आया है DOT के अंदर। तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और आसान भाषा में हम लोग ये भी देखेंगे कि किन किन क्रिप्टो करेंसी पर भरोसा किया जा सकता है। देखो, भरोसा करना भी ज़रूरी है, हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे तो हम लोग नहीं भाग सकते, तो और मॉनिटर करना भी मुश्किल है। लिमिट ऑर्डर नाम की एक चीज़ होती है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो बाय दिस लेट अस एंड दिस वीडियो हियर। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपना अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं हिंदी की क्लासेस लूँ या किसी से लगवाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।